नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी पिछली माइक्रो कैप वीडियो में हमने यूनी हेल्थ को कवर किया था। उस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए फिर से 4 माइक्रो कैप बिजनेसेस का रिजल्ट और कॉन कॉल एनालिसिस लेकर आए हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं। पर एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं, तो रिस्क बहुत हाई है, तो उसका आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके साथ ही बिना कोई देरी किए चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला बिजनेस है थॉमस स्कॉट। ये दो दो एस इन्वेस्टर्स का भी पोर्टफोलियो बिजनेस है। आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो आशीष कचोलिया की इसमें 2.1% की हिस्सेदारी है और शंकर शर्मा की भी लगभग 8% की होल्डिंग है। थॉमस टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े बनाने वाला एक 400 करोड़ रुपए का छोटा माइक्रो कैप बिजनेस है और इनके दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बैंगलोर और कोलकाता में कारखाने और गोदाम हैं। इनकी जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो लगभग मेंसवियर में पैंट्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स वगैरह सेल करके आती हैं। लगभग उसका 80% शेयर है मेंसवियर का इनके बिजनेस में और साथ में इनके पास विमेन हैंडबैग्स बनाने की भी कैपेसिटी है। टोटल इनके पास अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं और ये चारों के चारों जो हमने आपको बताया था ना, मेजर डिमांड हब्स के पास लोकेटेड हैं। अब थॉमस को स्पेशल क्या बनाता है कि ये आपका ना कोई साधारण टेक्सटाइल बिजनेस नहीं है। इसी वजह से आशीष कचोलिया और शंकर शर्मा भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग सा है। ये मिंत्रा और आजियो के कई मशहूर ब्रांड्स जैसे कि मास्ट एंड हार्बर, अनोक, नॉटिका, बेब, एरोपोस्टेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो करते ही हैं, साथ में लिस्टिंग भी मैनेज करते हैं और इनके अलावा इनके पास अपनी खुद की ब्रांड भी है थॉमस स्कॉट। इसमें इन्होंने मिंत्रा, आजियो वगैरह के साथ ना पार्टनरशिप की है, मतलब लाइसेंस्ड ब्रांड्स में, और ये उनकी ब्रांड्स के कपड़े लाइसेंस बेसिस पर बनाकर बेचते हैं। यहाँ पर ये डिजाइनिंग, रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेकर कपड़े बनाते हैं और फिर उन कपड़ों को खुद ही इन एप्स या प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट करके बेचते हैं। तो ये ना आजियो और मिंत्रा के लिए एक तरह से पूरा एंड टू एंड काम कर रहे हैं, मतलब उनके ब्रांड्स या कपड़े बेचने का। इसमें इन्होंने अपने एआई प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप किए हैं दो, थ्रेड एआई और कैटलॉग एआई, जो इन्हें ऑटोमेटेड डायनेमिक प्राइसिंग, मतलब वो दाम जो चेंज होते रहें डिमांड के हिसाब से, और कैटलॉग मैनेज करने में मदद करते हैं। इनका टेक और फिर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वो काफ़ी इन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें तो ये बहुत सारे ना डिज़ाइंस छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में 50 से 100 पीसेज बस मैन्युफैक्चर करके उन्हें लिस्ट कर सकते हैं और फिर जिस क्लोथिंग की जैसे डिमांड आती है वो देखकर बेस्ट सेलिंग पीसेस पर फोकस करते हैं और फिर उन्हीं पीसेस की मास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें जो इन्होंने मिंत्रा और आजियो के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करी है वो भी इन्हें हेल्प करती है। सो ऑल इन ऑल ये सब जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये सब मिलाकर थॉमस स्कॉट को एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल बिजनेस बनाती हैं। इंडिया के ई कॉमर्स बूम के लिए थॉमस स्कॉट आपका एक बहुत अच्छा बेट है। अब इनके Q4 रिजल्ट्स पर आते हैं तो आप देखोगे कि जनवरी से मार्च के महीनों में सेल्स जो है इनकी, वो इनकी पिछले साल से 63% ग्रो करी हैं। एबिटा इनका 67% ग्रो किया है और एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा लगभग 27 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट है। आप देखोगे कि एबिटा मार्जिन 14% और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी लगभग 7.25% तक जा रही है। और आपको कितने ही टेक्सटाइल बिजनेसेस मिलेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि जहां पर आपको इतने हाई मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। अब नेट प्रॉफिट ग्रोथ हाँ थोड़ी कम आपकी 43% आई है, पर वो वही लेबर कोड्स की वजह से है और ये इस क्वार्टर फुटवेयर कैटेगरी में भी एंटर किए हैं, तो वो एक नया एडिशन है इनके लिए। सेगमेंट्स पर आते हैं तो इनका जो B2B कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सेगमेंट है, जिसमें ये अन्य ब्रांड्स के लिए साधारण कपड़े बनाते हैं अन्य टेक्सटाइल कंपनियों के जैसे, तो वो हालांकि Q4 में पिछले साल से डबल हो गया है, पर वो ना अब बस इनका बहुत छोटा सेगमेंट रह गया है और उसको ग्रो करने पर इनका कुछ खास फोकस भी नहीं है। वहाँ से इनकी बस 5-6% सेल्स आती हैं। अपनी खुद की ब्रांड्स या B2C बिज़नेस भी इनका जो है वो अच्छा किया है। वैसे आप देखोगे तो Q4 में बस 20% की ग्रोथ आई है
पर इस क्वार्टर ना होलसेल सेल्स इनकी ज़्यादा थी, जिसमें आजियो और मिंत्रा वगैरह बल्क में ही ब्रांड से कपड़े खरीद लेते हैं। तो वहाँ सेल प्राइस आपका कम रहता है, पर पेमेंट टर्म्स आपके बेहतर हो जाते हैं, मतलब आपको एकदम अपफ्रंट पैसा मिल जाता है। तो ऐसा कोई स्लो डाउन का रिस्क नहीं है थॉमस स्कॉट या इनकी खुद की ब्रांड्स में। और इसको ना आप लाइसेंस्ड ब्रांड्स का जो सेगमेंट है उससे कंफ्यूज मत करना, वो आपका अलग है। बी2सी में इनकी जो खुद की ब्रांड्स हैं, एक वो थॉमस स्कॉट और दूसरा एक हैमर स्मिथ, तो वो आती हैं, वही है। बाकी जो लाइसेंस्ड ब्रांड्स का जो बिजनेस है उसमें आप देखोगे सबसे अच्छी लगभग 95% की ग्रोथ आई है। और मेन हमको यही सेगमेंट है जिस वजह से हम इस बिजनेस को ट्रैक करते हैं। अब यहाँ पर आपके कई सारे ब्रांड्स हैं, तो ग्रोथ का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। और लाइसेंस्ड ब्रांड्स का इनकी जो टोटल बिजनेस है या जो टोटल सेल्स हैं उसमें 60% शेयर हो गया है। और थॉमस स्कॉट की जब भी बात होती है ना, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल पर काफ़ी सवाल आते हैं। जैसे इनकी FY26 में जो साइकिल थी वो 100 लगभग 70 दिन के आसपास की थी। माने कि अगर ये आज 100 रुपए का कपड़ा लेकर आए, खरीद कर लाए, तो इनको ना 6 महीने लग जाते हैं उसकी शर्ट बनाने से लेकर सेल करने और फिर पेमेंट आने में। पर यहाँ आप कैच समझो कि थॉमस आपका ना एक तरह से मैन्युफैक्चरर भी है और फिर रिटेलर भी खुद ही है। तो एक बारी कपड़े बनाने के बाद ये खुद ही उसकी लिस्टिंग मैनेज करते हैं और फिर खुद ही बेचते हैं। तो फिर इधर ना मैन्युफैक्चरिंग साइड पर जो भी आपका 45 से 50 दिन लगते हैं, और दूसरी तरफ बेचते समय भी जो भी 100 से 120 दिन के लिए इन्वेंट्री इन्हें अपनी बुक्स पर रखनी पड़ती है। तो इस वजह से इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लंबी है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ना आपको समय समय पर बिजनेस मॉडल समझना जरूरी होता है। ऐसे ही नहीं कि आप ऊपर ऊपर से रेशियोज देखकर जज कर लिए, अरे ये तो बिजनेस ओवर वैल्यूड है, या इसमें तो मान लेते हैं ये इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, फलाना फलाना। बाकी थोड़ा बहुत ये लोग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री फ्यूचर ग्रोथ को भी सपोर्ट करने के लिए रखते हैं, बिकॉज कंपनी इतना तेजी से ग्रो कर रही है। इनका पिछले 3 से 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ CAGR बनता है वो 60% के आसपास रहा है, और आगे भी इनका इसी रेट से ग्रो करते रहने का टारगेट है। इसके अलावा जैसे हम कार्स और वॉचेस में प्रीमियमाइजेशन की बात करते हैं कि भारत में लोग अब प्रीमियम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे ही ना थॉमस की भी कैटलॉग में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। जैसे आप देखोगे कि आजकल कॉटन और लिनन जैसे नेचुरल फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ रही है, तो उसका भी थॉमस स्कॉट को फायदा मिल रहा है। अब जो फायर इंसिडेंट हुआ था इनके वेयर हाउस में, कंपनी उससे अभी काफ़ी आगे आ चुकी है, और उसका जो पैसा है वो थोड़े मे बी 1 से 2 क्वार्टर में आ भी जाएगा इनके पास। और अभी इस बिज़नेस का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा है, ये सब जो करेक्शन हुआ है। तो अभी आप देखोगे ये बिज़नेस आपको 20 के PE पर मिल रहा है, तो इसे आप एक बारी इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। हमने आपको सब कुछ बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया है, जो आपको पसंद आएगा इस बिज़नेस को लेकर। अब अगला बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका कृषिवल फूड्स। कृषिवल आपका FMCG कंपनी है, और ये पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम्स बेचने के बिज़नेस में हैं। ड्राई फ्रूट्स में ये कृषिवल नाम से ही बेचते हैं, और आइसक्रीम में इनकी मेल्ट एंड मेलो ब्रांड है। ये आइसक्रीम जो है ना, ये इनका एक्वायर्ड बिजनेस है, इन्होंने 2 साल पहले खरीदा था, और तब से ये इसे तेजी से ग्रो करते आए हैं। आइसक्रीम सेगमेंट में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखोगे काफ़ी बड़ा है। आपके जो मार्केट के जो भी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं ना, अमूल, क्वालिटी वॉल्स जैसे, तो इनके जो SKUs हैं वो ऑलमोस्ट उनको मैच करते हैं। तो ये जो इन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड किया है, ये इन्हें काफ़ी हेल्प कर रहा है। और अभी ये थोड़े प्रीमियम कैटेगरी के भी आइसक्रीम्स ला रहे हैं, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा इन्हें। और मेन पकड़ जो इनकी है वो साउथ और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटका में है, जिनमें महाराष्ट्र इनका सबसे बड़ा मार्केट है। इनके पास नट्स और ड्राई फ्रूट्स के लिए 11,000 से ज़्यादा रिटेलर्स, और आइसक्रीम्स के लिए इसका 3 गुना, लगभग आपका 34,000 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स का बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इन्होंने लगभग 15,500 डीप फ्रीजर्स का बढ़िया सप्लाई चेन नेटवर्क भी बिल्ड किया है, जो अभी ये और स्केल अप कर रहे हैं। तो आइसक्रीम बिजनेस जो है इन्होंने जो खरीदा था, तो उससे ना इनके नट्स और ड्राई फ्रूट्स डिवीजन को भी काफ़ी फायदा हुआ था। इनके लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने में काफ़ी मदद किया है, वहाँ से जो भी रिटेल टच पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और इसके अलावा ये अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह से भी बेचते हैं, और ये एक्सपोर्ट्स में सिंगापुर मार्केट भी टारगेट कर रहे हैं।
अब कृषिवल ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा प्रीमियम मार्केट को केटर करता है और आइसक्रीम बिजनेस में ये मेनली आपका अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, माने कि ऐसे रीजन्स या लोकेशंस में जहां अन्य ब्रांड्स अभी नहीं हैं या कम हैं। तो मोटा माटम कृषिवल आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का गेम खेल रहा है और अभी भारत में पैकेज्ड ड्राई फ्रूट मार्केट या कहने को D2C सेगमेंट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी आ रही है। जैसे आपने फार्मले, नटराज या हैप्पिलो ब्रांड्स के ड्राई फ्रूट्स शायद खाए हों। और ड्राई फ्रूट्स में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आपके ड्राई फ्रूट्स अब तक खुले में बिकते थे और कई ग्रेड्स में आते हैं, अलग-अलग वैराइटीज़ के होते हैं। जैसे काजू की जितना हमको पता है कम से कम 3-4 वैराइटी तो होती हैं, जो हमने अपने सामने देखी हुई हैं। तो जब खुले में बिकते हैं तो महँगे भी होते हैं और ऐसे में कस्टमर के एंड पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहते हैं। और फिर इतनी वैराइटीज़ की जो लेट्स से रेंज है उससे भी कस्टमर को कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। पर ब्रांड्स पर लोगों को भरोसा रहता है, इसलिए ये पैकेज्ड जो आपका ड्राई फ्रूट्स का सेगमेंट है, ये अब अच्छा कर रहा है। ऐसे ही डेयरी में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का सेगमेंट, जिसमें आपके आइसक्रीम्स वगैरह आते हैं, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये तो आपका मार्केट ही लगभग कुछ 13.5% रेट से ग्रो कर रहा है। अब नट्स और ड्राई फ्रूट से इनकी लगभग 60 से 65% सेल्स आती हैं और आइसक्रीम डिवीज़न का शेयर जो है, वो अभी 30 से 35% पर है। पर आप देखोगे कि आइसक्रीम जो इनका बिज़नेस है, वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ड्राई फ्रूट्स में Q4 में बस 11% ग्रोथ आई है, जबकि आइसक्रीम बिज़नेस आपका पिछले साल से 115% ग्रो करके डबल हो गया है। इनके Q4 रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। सेल्स आप देखोगे पिछले साल से 38% बढ़ी हैं। एबिटा मार्जिन आप वैसे देखोगे तो आपकी 11.7% से लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 9.5% आई है। पर यहाँ लिखा नहीं है, इसमें ना लगभग 3 करोड़ की ईसॉप कॉस्ट ऐड हुई है Q4 में। उसको हटाकर अगर हम लोग देखते हैं तो एबिटा मार्जिन इनकी 12% बनती है। खैर ईसॉप भी अब देखिए एक तरह से खर्चा ही हो गया बिज़नेस को चलाने के लिए। तो बाकी आपका एबिटा 15% और नेट प्रॉफिट 7% ग्रो किया है। इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन ये मार्च क्वार्टर में 5.5% और यहाँ लिखा नहीं है, पर पूरे साल के लिए लगभग आपकी 7.5% रही है। इनका यहाँ से टारगेट रहेगा कि अगले 3 सालों में एबिटा को 14 से 15% और नेट प्रॉफिट मार्जिन को 10% के ऊपर ले जाएँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्चा करेंगे और इनकी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है और ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन ऐड होगा। तो शॉर्ट टर्म में हाँ, मार्जिन्स थोड़े आपके प्रेशर में रह सकते हैं इस साल। पर फिर भी इन्होंने इस साल के लिए आपका 50% सेल्स ग्रोथ और 50% नेट प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको हल्का वैल्यूएशन प्रीमियम लगेगा, बट एफएमसीजी स्पेस में आप देखोगे ना, तो आपके जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, वहाँ पर आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन ही मिलेंगे। और फिर इनके पास खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक प्लेन लो मार्जिन ट्रेडिंग बिज़नेस मिल रहा है। पूरा इनके पास एंड टू एंड सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग भी है और फिर खुद के ब्रांड्स भी हैं। इनके पास 10 मेट्रिक टन्स पर डे की फिनिश्ड नट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो इन्होंने डबल करके 20 मेट्रिक टन्स पर डे की कर ली है। जो पुरानी 10 टन्स में कैपेसिटी है, वो 90% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पर ये है और नई वाली में ये 25% पर पहुँच गए हैं। यहाँ से ये धीरे-धीरे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएँगे और इनके पास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 लाख स्क्वायर फीट की जगह है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में और वो यहाँ पर आराम से बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। तो जैसे-जैसे इनकी सेल्स बढ़ेंगी ना, तो ये आराम से और कंस्ट्रक्शन ऐड करके वहीं पर उसी बड़ी ज़मीन पर ये फेज्ड मैनर में बाकी कैपेसिटी आपकी लाते रहेंगे। एक ऑल्दो दिक्कत क्या रही है कि ये जो लगातार एक्सपेंशन होता आया है और वर्किंग कैपिटल फिर नीड्स के लिए ये और फंड्स रेज़ करते आए हैं, मतलब कैपिटल रेज़ करते आए हैं और इस वजह से आप देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग इनकी डाइल्यूट हुई है। ऐसे में आपका बिज़नेस तो ज़रूर ग्रो करेगा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आएगी, पर ईपीएस में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं आती है शॉर्ट टर्म में। प्लस यहाँ से अगर इन्हें और ग्रोथ कैपिटल चाहिए, तो स्कोप कम है और डाइल्यूशन का। तो ये एक चीज़ है जो हल्का-सा इसे वीक बनाती है, बट फिर भी अगर ग्रोथ रहती है और ये लोग और फंड रेज़ नहीं करते हैं, तो कृषिवल एक अच्छा बिज़नेस है और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। कृषिवल की बात हुई है, तो चलिए फटाफट से नर्चरवेल को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका एफएमसीजी स्पेस से ही है। नर्चरवेल का पहले नाम इंटीग्रेटेड हुआ करता था और ये आपको पता ही होगा कि ये कुकीज़ बिस्किट्स बना के बेचते हैं, पर इनके रिज़ल्ट्स खराब रहे हैं। दिक्कत कहाँ आई है कि इनका ना लगभग जो 80% बिज़नेस है, वो एक्सपोर्ट से आता है और भारत से बस इनकी 20% सेल्स आती हैं। ये मिडल ईस्ट में यूएई,
कुवैत वगैरह में और अफ्रीकन कंट्रीज में भी बिस्किट्स एक्सपोर्ट करते हैं। और जो फॉरेन मार्केट्स में बिस्किट्स जाते हैं वो ये मलेशिया से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सोर्स करते हैं। तो वॉर का इनके बिजनेस पर डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज जो इनका एक्सपोर्ट बिजनेस है ना, वहाँ इनके पास खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट के सुपर स्टॉकिस्ट्स या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करती थी, जो आगे अपने खुद के चैनल्स मेंटेन करते हैं। तो वॉर से इनके बिजनेस ऑपरेशंस पूरा डिसरप्ट हुए हैं। आप देखोगे कि Q4 में सेल्स इनकी पिछले साल से 240 करोड़ से 17% गिरकर इस साल बस 200 करोड़ रुपए आई हैं। मार्जिन आप देखोगे 9.3% से गिर के एकदम ना के बराबर आई है और कंपनी तो लॉसेस में चली गई है। नेट प्रॉफिट इनका जो पिछले साल 23 करोड़ का था, इस मार्च क्वार्टर कंपनी ने बस 1 करोड़ का उल्टा लॉस डिक्लेयर किया है। और ये नंबर्स खासकर देखिए इस वजह से भी कमज़ोर हैं या कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग हैं, क्योंकि आपको याद होगा जो वॉर है वो तो फ़रवरी एंड में शुरू हुई थी। तो बिज़नेस इम्पैक्ट कहने को बस 1/3 क्वार्टर पर था, बस मार्च के महीने में। उतने में इन्होंने 1 करोड़ का लॉस दिखाया है। तो जो डी-एस्केलेशन की न्यूज़ आई है, वो तो आप देखो ना, वो तो अभी मिड जून में आई है। तो आपके लगभग Q1 के 90 दिन में से पूरा 75 तो वॉर में ही निकल गए और सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज़ होने में भी समय लगता है। इसलिए हमें इनके Q1 के रिज़ल्ट से कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है, जहाँ तक है कि कमज़ोर ही आने वाले हैं। इसलिए जो भी आपको 10-12 का पीई अभी यहाँ पर दिख रहा है ना, वो आपका एक वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। नर्चरवेल को हम बहुत क्लोज़ली कवर करते थे और ये खुद हमारा एक्चुअली पोर्टफोलियो बिज़नेस भी हुआ करता था। पर ये रिज़ल्ट्स देख के हमें एग्ज़िट लेना पड़ा था। पर हाँ, जो डी-एस्केलेशन की न्यूज़ आई है, उस वजह से बिज़नेस अप ट्रेंड में है। पर आपको याद रखना है कि इनके Q1 के रिज़ल्ट्स भी कमज़ोर ही रहेंगे। इसलिए आपको ना फोमो में नहीं आना है। आपको बिज़नेस और रिज़ल्ट्स के बेसिस पर अपने डिसीज़न्स लेने हैं, ना कि चार्ट्स देखकर। एक बार हमें और क्लैरिटी मिल जाए, तब हम आराम से इसको फिर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस पर भी हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं कि वैसे ये बस साल में एक बार कॉन कॉल करते हैं, कोई बात नहीं। पर क्योंकि रिज़ल्ट्स ऐसे खराब आए हैं, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो मैनेजमेंट आके एक बारी इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ बातचीत कर सकता था। और आप यहाँ एक और चीज़ भी समझो कि जैसे जब इंटीग्रेटेड या नर्चरवेल के रिज़ल्ट्स आए थे खराब, तो हमने तो अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में इमीडिएटली सेल कॉल दे दिया था। कभी भी ऐसे बिज़नेस के खराब रिज़ल्ट्स आएँ, जिन्हें आपका बड़ा एलोकेशन है या आपका अच्छा खासा प्रॉफ़िट है, तो सबसे पहले आपको सेल करके तुरंत अपनी कैपिटल या अपने प्रॉफ़िट्स बचाने हैं। जब से वॉर शुरू हुई थी, तब से ही आपका नर्चरवेल देखा होगा आपने, उसको बुखार चढ़ गया था। अब जब भविष्य में रिज़ल्ट्स आएँगे, हम ये देखेंगे कि बिज़नेस किस स्पीड से रिकवर कर रहा है, तब बाद में आराम से इस बिज़नेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। पर खराब रिज़ल्ट्स पर सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल और प्रॉफ़िट्स बचाने हैं। आपको ऐसे फटाफट से क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते रहना पड़ता है। और ना जाने कितने लोग अपने प्रॉफिट्स या कैपिटल इसी वजह से गँवा देते हैं, क्योंकि वो सही समय पर एग्ज़िट नहीं ले पाए। जैसे केन्स, डिक्सन से लेकर ट्रेंट, आपके कई सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। पर ये भी है कि एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना सारा समय देकर इतने सारे स्टॉक्स को इतना क्लोज़ली ट्रैक कर पाए या स्टडी कर पाए, अलग-अलग सेक्टर्स को, कंपनियों को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 75 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। अब वापस से चलिए अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो अगला माइक्रो कैप बिज़नेस जिसने काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स निकाले हैं, वो है आपका जीएसएम फॉइल्स। जीएसएम फार्मा कंपनियों के लिए ऐसे जो दवाई के पत्ते होते हैं, उन्हें बनाने का काम करती है। ये भी बहुत छोटा बिज़नेस है, बस 300 करोड़ रुपए मार्केट कैप के अराउंड। और यहीं पर आप वैल्यूएशन भी देख सकते हो कि ये अभी 14.5 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। पर एक बात जो हमें जीएसएम में काफ़ी अच्छी लगती है कि इतने छोटे बेस पर भी इनका मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के साथ बहुत अच्छे से कॉन कॉल्स कर रहा है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस निकालता है, अच्छे से इंटरैक्ट करता है, और वो भी आपका क्वार्टरली बेसिस पर। और ये तो अपना मंथली सेल्स डेटा तक निकाल कर देते हैं।
जबकि ये एक एसएमई बिजनेस है। तो अब चलिए इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं और फिर बिजनेस में क्या चल रहा है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो Q4 में आप देखोगे सेल्स इनकी पिछले साल से बढ़िया लगभग 80% बढ़कर 82 करोड़ रुपए हो गई हैं। ये संख्याएं यहाँ लैक्स में है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे ही पूरे साल के लिए बढ़िया 93% सेल्स ग्रो कर रही हैं। इनका FY26 में रेवेन्यू अब आप देखोगे 258 करोड़ रुपए पहुंच गया है और इस साल FY27 में ये कम से कम 400 से 450 करोड़ रुपए सेल्स टारगेट कर रहे हैं। माने कि इनका कम से कम 55 से 75% सेल्स ग्रोथ लाने का प्लान है। पर आप देखोगे कि मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आपका 330 बेसिस पॉइंट्स माने कि 3.3 परसेंटेज पॉइंट्स और फिर नीचे एबिटा में 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स का करेक्शन है। तो ग्रोथ वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ मार्जिन्स गिरे हैं और इस पर हम लोग अभी और बात करेंगे। बाकी आप देखोगे इस वजह से नेट प्रॉफिट आपका 84% ग्रो किया है। ये बेहतर हो सकता था अगर आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ होता और मार्जिन्स और बिगड़ते। पर हुआ क्या है कि मैनेजमेंट ने मार्जिन्स गिरता देखकर Q4 में सैलरी भी अपनी कम निकाली है। इस वजह से मार्जिन का जो कंसर्न है वो एक्चुअली जितना दिख रहा है ना उससे ज़्यादा है। अब हुआ क्या है कि वॉर के चलते एल्यूमिनियम से लेकर केमिकल्स जो इनके बिजनेस में सब इस्तेमाल होते हैं, रॉ मटेरियल्स, तो सबका दाम बढ़ गया है। ऐसे में पूरी वैल्यू चेन में फार्मा की प्लेयर्स को मार्जिन्स पर हिट लेना पड़ा है। थोड़ा जैसे जीएसएम जैसे सप्लायर्स ने प्रेशर एब्जॉर्ब किया है, थोड़ा आपके मैन्युफैक्चरर्स ने, थोड़ा फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ने भी। और हमारे लिए एज इन्वेस्टर्स ध्यान देने वाली बात क्या है कि बिकॉज जीएसएम एक बी2बी प्लेयर है तो ऑलरेडी इनके मार्जिन्स होते हैं जो वो कम होते हैं और उसमें भी हमें 3.3% की गिरावट देखने को मिली है। पर ऐसा भी नहीं है कि इस वजह से ये बिजनेस एकदम ही पूरा आपका खराब हो गया। हाँ, शॉर्ट टर्म में पेन रहता है, पर जीएसएम क्योंकि वैसे ही एक लो मार्जिन कमोडिटी माइक्रो कैप बिजनेस है, तो आप देखोगे वैसे भी इसका किसी पोर्टफोलियो में बड़ा एलोकेशन होना भी नहीं चाहिए। तो छोटी होल्डिंग में इतना कोई पैनिक कॉल लेने का मतलब नहीं है। मार्जिन प्रेशर आपके ऑटो एंसिलरीज से लेकर एफएमसीजी कई सारे बिजनेसेस अभी फेस कर रहे होंगे और यही वॉर की वजह से थोड़ी दिक्कत रिसीवेबल्स की भी आई है जीएसएम में। वॉर के चलते फार्मा एक्सपोर्टर्स के पेमेंट्स अटके हैं। तो ऐसे में जीएसएम को इन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दिन का क्रेडिट देकर सपोर्ट करना पड़ा है और इसका अच्छा खासा पैसा अप्रैल शुरू होते ही 10-15 दिन में आ गया था। बाकी जो इनका नया प्लांट है अहमदाबाद में वो अच्छा कर रहा है। वसाई महाराष्ट्र वाला प्लांट महीने का 27 से 28 करोड़ रुपए करता है सेल्स में। थोड़ी डी बॉटल नेकिंग करके वो आपका 30 से 35 करोड़ रुपए सेल्स तक चला जाएगा। ऐसे ही नया प्लांट फुल यूटिलाइजेशन पर 30 से 35 करोड़ रुपए की सेल करके देगा। अहमदाबाद प्लांट अभी 25 से 30% यूटिलाइजेशन पर पहुंच गया है। ऑल्दो इनका टारगेट था कि एक्चुअली उसे मार्च तक 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर पहुंचा देंगे, पर वो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है और साल के अंत तक अब ये इधर 70 से 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी टारगेट कर रहे होंगे। तो दोनों को मिला के ये बिजनेस 60 से 70 करोड़ रुपए सेल्स हर महीने ला सकता है। बाकी इन दोनों प्लांट्स के अलावा ये तीसरे प्लांट के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उस पर कोई अपडेट नहीं दिया है इस बार इन्होंने। थोड़ा सा कंपनी का फोकस अभी हमको लग रहा है मार्जिन्स और रिसीवेबल्स इन सब में चला गया है, पर सब विद इन कंट्रोल है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ऐसे एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट इन्होंने दिया है कि जब इनका अहमदाबाद प्लांट स्टेबलाइज हो जाने के बाद जो इनका प्लान है अगले थर्ड प्लांट का, तो उसमें चल के ये आगे लैमिनेट्स और प्रिंटिंग वाले अन्य प्रोडक्ट्स ला रहे होंगे। और लैमिनेट्स पैकेजिंग समझने के लिए आप एक बारी ना ओआरएस के पैकेट का उदाहरण ले सकते हो। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ये जो एक्सप्लोर कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर इनके जो मार्जिन्स हैं वो डबल रहेंगे। तो ये अगला ट्रिगर रहेगा। तो जीएसएम आपका एक अच्छा खासा बिजनेस है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब तक तो वॉर भी डीएस्केलेट होने लगी है, तो मार्जिन्स में हमको लगता है कि एक क्वार्टर का ये Q1 का मे बी दर्द और रहेगा और फिर जून क्वार्टर के बाद से फिर से ये नॉर्मलाइज्ड हो जाएंगे आपके मार्जिन्स। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो फटाफट से अपने पांचवें बिजनेस या इंटीग्रेटेड को हटा दें तो आज के चौथे अच्छे माइक्रो कैप बिजनेस पर हम लोग फटाफट से आते हैं और हम लोग एचओएसी फूड्स पर बात कर लेते हैं। और आपको पता है कि एचओएसी भी यूनी हेल्थ जैसे हमारी माइक्रो कैप वॉच लिस्ट से काफ़ी अच्छा किया है। हालांकि इसकी जो जर्नी रही है वो थोड़ी स्लो ग्रेजुअल रही है और यूनी हेल्थ आपका कम ही समय में ज़्यादा तेज़ी से भाग गया था, तो वो पूरी अटेंशन ले गया। पर इसमें जब फंड रेज हुआ था
और थोड़े डीआईआईज़, एफआईआईज़ आए थे 1 साल पहले, तब से इसे हम अपनी सिंपली स्टॉक्स कम्युनिटी में और इसे इस चैनल पर भी कवर करते आए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप ये हमारी स्क्रीन पर देखोगे कि ये कंपनी आटे, मसाले, दाल-चावल, तेल वगैरह मतलब कि किचन आइटम्स को प्रोसेस करके उनको बेचने के बिज़नेस में है और इनका ब्रांड नेम हरिओम है। ये आटे के अलावा मसाले, तेल बड़ी जैसी कई कैटेगरीज़ में एक्सपैंड करते आए हैं। इनकी यूएसपी क्या है कि ये थोड़ा ना आपका प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और ये फ्रेश आटे पर ज़ोर दे रहे हैं। बिकॉज़ इनका कहना है कि मार्केट में जो अन्य ब्रांड्स का पैकेज्ड आटा आता है, वो आपका पुराना होता है, थोड़ा काफ़ी समय से पैक्ड रहता है। पर इनका ताज़ा रहता है आटा और वो एकदम ताज़ा-ताज़ा पिसा हुआ होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग आटे को भी कस्टमाइज़ करवाने लगे हैं कि उसमें थोड़ी दालें डलवा दी साथ में, वो पिसवा लीं या रागी, ज्वार या बाजरा लोग डलवा देंगे। और इसके लिए इनके जितने भी स्टोर्स हैं ना, वहाँ पर ऐसी भी मशीनरी है कि आप चाहो तो अपना आटा अपने हिसाब से आप खुद ही कस्टमाइज़ करवा सकते हो। इनकी लगभग 50% सेल्स अभी आटे से आती हैं, 8% लगभग कंट्रीब्यूशन मसालों का है, 9 से 10% तेल का और बाकी 30% अन्य प्रोडक्ट्स का है। और इसमें ये तेल और बड़ी की जो कैपेसिटी है, वो ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही चैनल वाइज़ 22% जो इनकी सेल्स हैं, वो इनके खुद के स्टोर से आती हैं। 17% के आसपास सेल्स अन्य स्टोर्स लाते हैं फ्रैंचाइज़ी वाले और इसके अलावा जो 52% शेयर है, वो बी टू बी बिज़नेस का हो गया है, जिसमें ये अन्य रिटेलर्स को या कुछ अन्य कंपनियों को सप्लाई करते हैं और लगभग 7% जो सेल्स हैं, वो इनकी अब एक्सपोर्ट से आने लगी हैं, जिसमें ये यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ऐसे मार्केट्स अभी ये टारगेट कर रहे हैं। हरिओम के भी रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं और ये एसएमई है, तो हम ना इनके H2 के नंबर्स देखेंगे 6 महीनों के और जीएसएम भी आपका एसएमई ही है, पर हमने आपको बताया ना कि वो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट्स निकालते हैं। खैर, अब आप देखोगे कि अक्टूबर से मार्च के महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 84% बढ़कर 29 करोड़ रुपए हो गई हैं। फुल ईयर ग्रोथ 90% आई है, पर आप देखोगे इनका जो एबिटा है और नेट प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ से कम रेट से ग्रो किया है। एबिटा ग्रोथ 52% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 66% आई है। H2 में 14% एबिटा मार्जिन बनी है और यहाँ लिखा नहीं है, पर H1 में एबिटा मार्जिन 15% थी। मैनेजमेंट ने इसके पीछे का कारण क्या दिया है कि ये जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है कि एक्चुअली इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी सेल्स आएँगी, तो इनकी इन्वेंटरी कम पड़ गई। ऐसे में लास्ट मोमेंट पर इन्हें ऑफ सीज़न गेहूँ, दाल वगैरह खरीदना पड़ गया ओपन मार्केट से, जो इनको महँगा पड़ा। पर सेल्स होना ज़्यादा ज़रूरी था और ऐसे में ये जो थोड़े बहुत मार्जिन्स हैं, ये कंप्रेस हुए हैं। पर आप समझो कि पहली चीज़ ये कोई इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन नहीं है मार्जिन्स में और ये उल्टा अच्छी बात है कि इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग है और ये इस साल के लिए पहले से ही इन्वेंटरी बिल्डअप करके रख रहे हैं और मैनेजमेंट का कहना है कि ये तो इस साल 15% के ऊपर भी एबिटा मार्जिन ला सकते हैं और उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। इसमें जो ये कुछ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, पीनट ऑयल, बड़ी वगैरह, तो वो भी मार्जिन एक्सपेंशन आपका लाएँगे और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन में बुलिशनेस की जो टोन थी ना, ये इन्होंने सेल्स ग्रोथ में भी दिखाई है। इस साल के लिए इन्होंने अपनी गाइडेंस तो नहीं दी है, पर जैसे एफआई 26 में सेल्स ग्रोथ इनकी 90% आई है, तो ये बार-बार बोल रहे थे कि पिछले पिछले साल से बेहतर ही करेंगे। इसलिए कभी-कभी ना आप देखोगे कॉन कॉल सुनना आपका ज़्यादा बेहतर रहता है। आप मैनेजमेंट की टोन भी पकड़ पाते हो, वरना ट्रांसक्रिप्ट में तो आप देखोगे कि सब एकदम प्लेन सा लगता है। और इनके पास ट्रिगर्स भी हैं ग्रोथ के लिए। इनके गुड़गाँव में 2 प्लांट्स हैं, कुल 12,000 स्क्वायर फीट एरिया में और अभी ये मध्य प्रदेश के विदिशा में तीसरा प्लांट ला रहे हैं, तीसरा यूनिट 50,000 स्क्वायर फीट एरिया का। इस पे काम थोड़ा-सा डिले हुआ है बिकॉज़ वॉर की वजह से कुछ-कुछ सामान महँगा हो गया है या कुछ सामान ईज़िली मिल नहीं रहा है। तो ये जो प्लांट है अब यहाँ से 1.5 से 2 महीनों में रेडी हो जाएगा और ये विदिशा प्लांट के आने से इनकी जो कैपेसिटी है वो 4 से 5 गुना हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है और विदिशा आपका भोपाल के पास पड़ता है और इस प्लांट के चालू होने से इनको ना सेंट्रल इंडिया में अच्छी पकड़ मिलेगी और फिर ये धीरे-धीरे साउथ इंडिया मार्केट में भी एंट्री ले रहे होंगे। अभी ये एमपी के लिए अलग से टीम भी बिल्ड कर रहे हैं। अब ये हो गया इनके मैन्युफैक्चरिंग बेस पर डिस्कशन। दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करें, तो यहाँ पर भी मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। इन्होंने एफआई 26 में 8 नए स्टोर्स खोले थे और इस साल इनका 9 से 10 स्टोर्स खोलने का टारगेट रहेगा। ये इनका बी टू सी सेगमेंट है
और अपने बी2बी बिजनेस में ग्रोथ के लिए ये अब मॉडल चेंज करके डिस्ट्रीब्यूटर्स पर फोकस कर रहे हैं। पहले ये क्या करते थे कि रिटेल स्टोर से डायरेक्टली डील करते थे, पर अब ये डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पर जा रहे हैं, जहां पर हर डिस्ट्रीब्यूटर 250 से 300 रिटेल स्टोर्स को मैनेज कर रहा होगा। ऐसे ही ये यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स भेजकर धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। एचओएसी आपका लगातार अच्छा ही करता आया है कंसिस्टेंटली, पर ना पिछले 3 महीनों में ये आपका 40 के एवरेज पीई रेंज से अब 60 के पीई पर आ गया है। तो वो एक्चुअली हमको भी थोड़ा-सा वैल्यूएशन प्रीमियम अब लगने लगा है। हमको तो 40 भी महँगा ही लगता था, 200-250 करोड़ मार्केट कैप बिज़नेस के लिए, पर ग्रोथ के बेसिस पर ठीक था। हाँ, ये जो विदिशा वाला प्लांट है, ये बड़ा ट्रिगर है। इनकी कैपेसिटी आएगी तो क्या पता ये अगले 1-2 साल तक वही 80-90% रेट से ग्रो करते रहें। पर नए इन्वेस्टर्स के लिए हम बोलेंगे कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहें। एक बार हम देख लेते हैं कि H1 में कितना कैसी सेल्स ग्रोथ आएगी और कैसे मार्जिन्स रहेंगे, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप देखोगे ये सारे के सारे माइक्रो कैप्स में भी बहुत स्पेशल और हिडन स्टॉक्स हैं, और ये सब रिसर्च करने और इन्हें स्टडी करने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। आप अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज़, ऐसे और स्टॉक्स ला पाएँगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन-कौन से माइक्रो कैप बिज़नेसेस ट्रैक करते हो? कई बारी तो हमें अपनी वीडियोज़ के कमेंट्स में ही बहुत अच्छे-अच्छे नाम सुनने को मिल जाते हैं। अगर कोई अच्छा बिज़नेस हुआ तो उस पर भी हम लोग वीडियो ला सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।